अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मेल एब्ज़ॉर्प्शन पे है। जैसा कि हमें आइडिया है कि खाना खाने के बाद मेजॉरिटी जो खाने की एब्ज़ॉर्प्शन है वो स्मॉल बाउल में होती है। अगर किसी वजह से ये चीज़ सही से नहीं होगी तो मरीज़ को डायरिया हो सकता है, बहुत सारी विटामिन्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगी जिसकी अपनी कंडीशन हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेल एब्ज़ॉर्प्शन कौन सी कंडीशंस में होती है, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ये आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वर्ड है, उसे कहते हैं मेल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कुछ हद तक स्टमक में होती है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अगर मरीज को डायरिया हो जाएगा जो क्रॉनिक रहना हो शुरू हो जाए, कुछ बुक्स 3 मंथ्स कहती हैं, कुछ बुक्स 6 मंथ्स कहती हैं, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब खाना हम खाते हैं तो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिशन की फायदेमंद चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो मरीज को फटीग रहना शुरू हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से। आयरन की एब्जॉर्प्शन कम है, फोलेट की कम है, B12 की कम है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, प्रोटीन बॉडी के अंदर कम हो जाएगी, वो प्रोटीन लॉस हो रहा है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिजीजेस इज कॉल्ड सीलियाक डिजीज, जो कि डायरिया के साथ आती है, मेल एब्जॉर्प्शन के साथ आती है। क्यों होगा? एक एंटीबॉडी डेवलप होती है डाइट के एक खास किस्म के मटेरियल है ग्लूटेन के नाम से। डाइट में ग्लूटेन है, ग्लूटेन व्हीट में पाया जाता है ज्यादातर। गंदुम में जब रोटी खाते हैं इसके अंदर एक खास मटेरियल है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। उसके खिलाफ एंटीबॉडी होती है जो इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होते हैं। नॉर्मली विलाय से एब्जॉर्प्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जहां से एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये विलाय का लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में लॉस होता है। हम ड्यूडेनम की बायोप्सी कर लें तो हमें विलस पैटर्न लॉस्ट मिलता है और लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, ये भी ड्यूडेनम बायोप्सी पे ही हमें मिल जाएंगे, हिस्टोलॉजी पे। तो इसका मतलब है कि जब भी मरीज वीट खाएगा डैमेज होंगे विलाय और मरीज को डायरिया हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लॉस हो जाएगा स्टूल्स का पैटर्न। लॉस मतलब मरीज क्रॉनिक डायरिया के साथ आएगा। अगर प्यूबर्टी से पहले आते हैं तो लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल
कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, मीनार्क लेट हो सकता है, ग्रोथ कम हो जाएगी. All this will be happening in celiac disease. एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटी टी टी जी एंटीबॉडी हम करवा सकते हैं, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी हम देख सकते हैं. इसके अलावा एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज ये पहले करते थे, अब टीटीजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक दफा एंटी टीटीजी अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर हम एंडोस्कोपी करके ड्यूडम से बायोप्सी ले सकते हैं कंफर्म करने के लिए. ट्रीटमेंट ग्लूटेन फ्री डाइट है, यानी कि गंदम से बनी हुई चीजें ना खाएं. कब तक? फॉर लाइफ. जब आप गंदम से बनी हुई चीजें खाना छोड़ देते हैं तो विल्लाए ठीक हो जाते हैं, डायरिया ठीक हो जाता है और मरीज इंप्रूव कर जाता है. अगर मरीज को दोबारा डायरिया हो रहा है तो उसका मतलब है कि मरीज ने दोबारा से ग्लूटेन फ्री डाइट खाना शुरू कर दी है. लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मरीज को लिम्फोमा डेवलप हो सकता है इंटेस्टाइन के अंदर. इस बीमारी को सीलियक स्प्रू भी कहते हैं और इससे मिलती जुलती बीमारी है ट्रॉपिकल स्प्रू जो अभी हम पढ़ने लगे. इसमें भी मैल अब्जॉर्प्शन है, लॉस ऑफ विलाय है, बट दिस इज नॉट ऑटो इम्यून. पैथोलॉजी वही है, प्रॉब्लम वही हो रहा है, मगर कॉज इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून नहीं है. ट्रॉपिक्स के अंदर जाते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जाते हैं, वहां पर इन्फेक्शन हो सकती है और डायरिया के अलावा फीवर और मलेज मिल सकता है. क्योंकि इन्फेक्शन है तो वी कैन हैव दीज फीचर्स अलोंग विद इट. हमें एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता कि व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इट. क्या वो बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वी आर नॉट श्योर. तो डायरिया प्रेजेंटेशन होगा जी, वेट लॉस, विटामिन डी बोला, इसके अलावा विटामिन ए और के भी, ए डी ई के कम हो सकते हैं. आयरन, फोलेट, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है. जेजनम की हम जब बायोप्सी करते हैं तो इसमें भी विलस की एट्रोफी मिल सकती है, मगर इनकम्प्लीट एट्रोफी होगी एज कंपेयर टू कंप्लीट विलस एट्रोफी जो कि सीलियक में देखी जाती है. ये बात समझ पाइए आप कि सीलियक में कंप्लीट विलाय लॉस होंगे और इसमें इनकम्प्लीट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड्स को रिप्लेस करें और टेट्रासाइक्लिन्स वो एंटीबायोटिक्स हैं जिन्होंने काम करना है. इंपॉर्टेंट ये है 6 to 12 months तक काम करना है. बाकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने हैं, आयरन, B12, फोलेट एसिड वगैरह सप्लीमेंट्स देने हैं. दिस इज ट्रॉपिकल स्प्रू.
स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लूप बन सकता है जिसके अंदर बैक्टीरिया इकट्ठे हो सकते हैं। इसे कहते हैं SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जब हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखा जाए तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को भी जहन में रखना है। मरीज प्रेजेंट कैसे करेगा? देखो, वेट लॉस होगा, भूख कम लगेगी, डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स मिल सकते हैं, डायरिया हो सकता है, बैक्टीरिया है ना, स्टियाटोरिया हो सकता है, फैट की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, नोजिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। ब्लोटिंग, पेट फूल जाना महसूस होता है। स्टियाटोरिया, फैट ज्यादा हो जाता है स्टूल्स में, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। डिस्पेप्सिया, एसिड की फीलिंग आ रही है। ये सारी चीजें हमें IBS में भी मिल सकती हैं, इसलिए हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसको रखना है। इसके अलावा विटामिन मिनरल्स कम हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। हम कल्चर कर सकते हैं जजनम का एस्पिरेट लेके, मतलब हम जजनम से फ्लूइड निकाल के उसका कल्चर कर लेंगे। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, मरीज खास हाइड्रोजन इनहेल करता है फिर उसको एक्सहेल करता है, उसके अंदर ग्लूकोज या जाइलोज इस्तेमाल, सॉरी लैक्चुलोज इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया उसको ब्रेक करेंगे और हम इसको पिक कर लेंगे। अगर एक लिमिट से ज्यादा ब्रेक करते हैं इसका मतलब है बैक्टीरिया ज्यादा है। 14 कार्बन ग्लाइकोलिक एसिड ब्रेथ टेस्ट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जब हम बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सोच रहे हो तो हम ब्रेथ टेस्ट करवा सकते हैं। B12 कम होगा, फोलेट कराया तो कम होगा, कैल्शियम आयरन कम होगा, INR ज्यादा हो सकता है क्योंकि विटामिन K कम है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जो हुई। टेट्रासाइक्लिन्स, रिफैक्सिमिन हमने कहाँ इस्तेमाल कराई थी अबीबा? रिफैक्सिमिन एक खास किस्म की एंटीबायोटिक है, हमने कहाँ यूज कराई है? शाबाश। सॉरी सर। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के पेशेंट्स में अच्छी होती है ना, अच्छा। एब्जॉर्ब नहीं होती, कोलोन के अंदर रहती है। मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। बाकी न्यूट्रिशनल चीजों को पूरा करें जैसे मैंने पहले कहा था। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब जो बाइल एसिड है ये बनता है, जो बाइल एसिड्स हैं ये लिवर में बनते हैं, स्टोर कहाँ होते हैं? गॉल ब्लैडर में। और यहाँ
स्मॉल ड्यूडेनम में रिलीज हो जाते हैं। क्यों फायदेमंद है? लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो बाइल एसिड्स हैं ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। 95% ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पर जाके? लेटर में टर्मिनल आइलियम पे जाके, वहां से जाके ये एब्जॉर्ब होंगे। फिर ये वापस जाएंगे लिवर में और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अगर फेलियर हो रीएब्जॉर्प्शन का तो ये कहाँ चले जाएंगे? आगे तो कोलॉन है, यहां से आगे। अगर ये कोलॉन में चले जाते हैं, वहां से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स सिक्रीट होते हैं। इसका मतलब ये है मरीज को डायरिया हो जाएगा। इसे कहते हैं बाइल एसिड मैल एब्जॉर्प्शन, और BAM लीड्स टू बाइल एसिड डायरिया। क्रॉनिक नॉन ब्लडी वाटरी डायरिया। टाइप्स क्या हैं? क्यों बाइल एसिड की मैल एब्जॉर्प्शन होगी? टाइप 1 में आइलिया आइलियम का मसला है। टर्मिनल आइलियम की कोई भी बीमारी हो, क्रोन्स हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, तो रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। टाइप 2 इडियोपैथिक है, जहां हमें कॉज नहीं पता, प्राइमरी भी कहते हैं। टाइप 3 क्या है? हमने गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, कोलिसिस्टेक्टमी कर दी। सीलिएक डिजीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही बाइल सॉल्ट्स को। पैंक्रियाटाइटिस है क्रॉनिक। टाइप 4 है अगर बाइल एसिड बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मेटफॉर्मिन ऐसा कर सकती है। मेटफॉर्मिन डायबिटीज की ड्रग है, उसका मतलब है कि मेटफॉर्मिन कैन लीड टू डायरिया। बाइल एसिड के लिए एक खास किस्म का टेस्ट है, इसे कहते हैं SAHC कैट टेस्ट 75। तो सिलीनियम है खास किस्म का, सिलीनियम 75, होमोकोलिक एसिड टॉरिन। ये खास किस्म के बाइल एसिड्स हैं। इन कोई एब्जॉर्प्शन और इनकी रिटेंशन को देखा जाता है। क्या ये रिटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर लेस देन 10 to 15% है, उसका मतलब है कि बाइल एसिड डायरिया है। व्हाट इज दी मैनेजमेंट? अगर हमने इसको डायग्नोज कर लिया है, तो डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट क्या है? हम कोलिस्टाइरामीन दे सकते हैं, जो बाइल एसिड को बाइंड कर लेगा। कोलेस्टिपॉल और कोलिस्टेविलाम, ये बाइल एसिड्स को बाइंड करते हैं। जब बाइल एसिड्स बाइंड होंगे तो कोलन तक नहीं पहुंचेंगे, कोलन तक नहीं पहुंचेंगे तो डायरिया नहीं होगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आएँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।